नमस्कार। आज का विषय है फ्रांस की क्रांति। पिछले वीडियो फ्रांस की क्रांति भाग 1 में फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारणों की विद्यार्थियों हमने चर्चा की थी और उसमें हमने अध्ययन किया था कि फ्रांस में वंशानुगत निरंकुश शासन व्यवस्था थी और फ्रांस का जो राजा था उसके पास असीमित अधिकार हुआ करते थे और इन अधिकारों के चलते फ्रांस का शासक मनमाने तरीके से शासन व्यवस्था को चलाता था। उसकी इच्छा ही कानून थी। जनता पर वो तरह तरह के कर लगाया करता था। उस पर नियंत्रण करने वाली कोई प्रतिनिधि सभा नहीं थी। जहां शासक अपना जीवन शानो शौकत वैभव के साथ बिताया करता था, वहीं जनता भूखों मर रही थी। फ्रांस की प्रशासनिक प्रांतीय जो व्यवस्था थी वह भी उसमें भी घोर अव्यवस्था देखने को मिलती थी। केंद्र में जिस तरीके से फ्रांस का राजा असीमित अधिकारों का प्रयोग करता था, वैसे ही प्रांतों में भी प्रांतीय अधिकारी भी असीमित अधिकारों का प्रयोग किया करते थे। न्याय व्यवस्था में भी बहुत अधिक भ्रष्टाचार था। कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई थी। कोई प्रमाणिक कानूनी संहिता नहीं थी। पल पल कानून बदलते थे। लोगों को ये पता नहीं था कि किस समय कौन सा कानून लागू होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस में निरंकुश शासन व्यवस्था के साथ साथ घोर अव्यवस्था प्रशासन के हर क्षेत्र में थी और इस कारण से जनता बहुत ज़्यादा दुखी थी। उनमें बहुत ज़्यादा असंतोष था और यही फ्रांस की क्रांति का एक कारण बना। इस वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण और आर्थिक कारणों की चर्चा करेंगे। सामाजिक कारण। फ्रांसीसी समाज विषम एवं विघटित था। यह सामंतवादी पद्धति, असमानता और विशेष अधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था। समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त था। पहला है प्रथम स्टेट यानी पादरी वर्ग, दूसरा द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग और तीसरा है सर्वसाधारण वर्ग यानी तीसरा स्टेट। प्रथम और द्वितीय स्टेट सुविधा प्राप्त वर्ग थे और तीसरा स्टेट जिसमें कृषक, मजदूर, मध्यम श्रेणी के लोग आते थे, सुविधाहीन वर्ग था। इन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली हुई थी। सारे विशेषाधिकार और सुविधाएं प्रथम और द्वितीय स्टेट को मिली हुई थी यानी पादरी और कुलीन वर्ग को। जहां प्रथम और द्वितीय स्टेट सुविधा संपन्न होते हुए भी किसी प्रकार का कोई कर नहीं देता था, बल्कि तीसरा स्टेट ही सारे प्रकार के करों को चुकाया करता था। तो इस कारण से जनता में भारी असंतोष था और इसी कारण से इतिहासकार मैरिएट का मत है कि वास्तव में जब क्रांति हुई तो मुख्यतः वह राजा के निरंकुश एकतंत्र के विरुद्ध नहीं, बल्कि विशेषाधिकारों से युक्त वर्गों, कुलीन एवं पुरोहित के विरुद्ध थी और क्रांतिकारियों ने आरंभ में उन्हीं को समाप्त किया। तो आइए विद्यार्थियों, हम सबसे पहले पादरी वर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। फ्रांस की अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक मतावलंबी थी। कैथोलिक चर्च का इस कारण से काफी प्रभाव था। उसका अपना देशव्यापी संगठन हुआ करता था। उसके पास अतुल संपत्ति थी। परंपरा के अनुसार वह राजा के करों से मुक्त था। चर्च के पृथक न्यायालय और कानून थे। उसके व्यापक अधिकारों एवं प्रभाव के कारण ही यह कहा गया कि फ्रांस का चर्च राज्य के अंदर राज्य था। फ्रांस की संपूर्ण जागीरी भूमि की 20% भूमि चर्च के अधीन थी, जिसमें चर्च को बहुत अधिक आय होती थी। इसके अलावा चर्च किसानों से सब प्रकार के फसलों पे धर्मांश, जो कि एक प्रकार का धार्मिक कर था, उसे वसूल करता था। और एक अनुमान के अनुसार चर्च की वार्षिक आय राजकीय आय से आधी थी। यद्यपि चर्च इस आय का कुछ भाग धार्मिक कार्यों और जनहित तथा शिक्षा के प्रसार में खर्च करता था, किंतु चर्च के भीतर घोर पक्षपात एवं
अपव्ययता का बोलबाला था। तो इस कारण से 18वीं शताब्दी में चर्च बहुत अधिक बदनाम एवं अलोकप्रिय हो गए थे। पादरियों में भी 2 श्रेणियां थी, उच्च पादरी और सामान्य पादरी। उच्च पादरी वर्ग में आर्क बिशप ऐसे पद थे। ये प्राय कुलीनों के पुत्र हुआ करते थे। इनकी आमदनी बहुत थी और शानो शौकत और आराम का जीवन ये व्यतीत करते थे। धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि कम थी और उनमें से भी अधिकांश अपने धार्मिक कार्य क्षेत्र को छोड़कर राज दरबार में ही भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे। वे ईश्वर के अस्तित्व में तक में विश्वास नहीं करते थे और इस श्रेणी के लोग सामान्य पादरियों को है समझते थे और अपने सारे आदर्शों को भुलाकर ये लोग विलासितापूर्ण जीवन बिता रहे थे, जिसके कारण जनता में इनके प्रति श्रद्धा के स्थान पर असंतोष और विरोध की भावना थी। वहीं जो पादरियों का दूसरा वर्ग था, जो सामान्य पादरी वर्ग थे, ये छोटे स्थानीय गिरजाघरों के छोटे पादरी हुआ करते थे और ये प्राय निम्न वर्ग या कृष्ण वर्ग से आते थे। ये जनसाधारण के सभी धार्मिक कार्य करते थे, उनके सुख दुख में भी सम्मिलित होते थे। इनकी आय बहुत कम थी और कई बार इनको अपना जीवन निर्वाह करना भी बहुत कठिन हो जाता था। इनके फटे पुराने कपड़े पहना करते थे और इनके मन में भी चर्च के उच्च अधिकारियों जो उनकी अवहेलना करते थे, ठाट बाट में रहते थे, के प्रति घृणा एवं आक्रोश की भावना थी। और इस श्रेणी के जो पादरी थे वो जनसाधारण के अधिक निकट थे और प्रचलित अन्यायपूर्ण व्यवस्था के दोषों से वो परिचित थे और इसी कारण से उन्होंने क्रांति के समय जनता का समर्थन किया और उसे सफल बनाने में सहयोग किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पादरी वर्ग की आय बहुत अधिक थी, उसके पास सारी सुविधाएं थी, लेकिन वो किसी प्रकार का वो कर नहीं दिया करते थे। दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग। इस वर्ग को भी बहुत अधिक सुविधाएं और अधिकार प्राप्त थे। राज्य, चर्च और सेना के सभी उच्च पद इसी वर्ग के हाथों में थे और फ्रांस की समस्त भूमि का 5वां भाग इनके अधिकार में हुआ करता था। आर्थिक दृष्टि से सभी कुलीन समान नहीं थे। अमीर और गरीब दोनों प्रकार के हुआ करते थे ये, परंतु दोनों में एक बात समान थी कि ये दोनों ही किसानों का शोषण किया करते थे। कुलीन किसानों से घृणा करते थे और किसान कुलीनों से। और यह वर्ग भी सुविधा प्राप्त वर्ग था और इसे भी किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता था। तीसरा वर्ग था सर्वसाधारण वर्ग। ये देश की लगभग 94% जनसंख्या इसी वर्ग से संबंधित थी। यह वर्ग विशेषाधिकार एवं अन्य सुविधाओं से वंचित था और इस वर्ग में भारी असमानता थी। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग के विभिन्न अंगों में व्यापक अंतर था। मोटे तौर पर इस सामाजिक वर्ग में मध्यम वर्ग, दस्तकार एवं मजदूर और किसान थे। मध्यम वर्ग में इसमें साहूकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, सरकारी कर्मचारी आदि सम्मिलित थे, जो उद्योग, व्यवसाय और पेशे से संबंधित थे, जिन्हें शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता था। संख्या की दृष्टि से इस वर्ग के सदस्य हालांकि कम थे, किंतु शासन के उच्च पदों को छोड़ के सभी पद इन्हीं लोगों के हाथों में थे और इस वर्ग के लोग पुरातन व्यवस्था के घोर विरोधी थे, क्योंकि पादरी एवं कुलीन वर्ग का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था और ये लोग अक्लमंद, मेहनती, शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न थे, लेकिन इस वर्ग को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। अतः इस वर्ग सामाजिक व्यवस्था में क्रांति के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था में भी आमूल-चूल परिवर्तन ये वर्ग चाहता था। दूसरा जो सामाजिक वर्ग में जो आते थे दूसरे वर्ग, वो थे दस्तकार व मजदूर और इनकी दशा अच्छी नहीं थी। इनका वेतन इन्हें कम मिलता था, काम का भी बोझ इन पर बहुत ज़्यादा था। ये मध्यम वर्ग के पूंजीपतियों की दया पर ये निर्भर थे और जो अपने
श्रेणियों तथा निगमों द्वारा उद्योग धंधे तथा व्यापार पर नियंत्रण रखते थे। ये भी अधिकांशतः शहरों में रहते थे और इनका संपर्क नगर के शिक्षित और प्रबुद्ध वर्ग से था, इसलिए इनमें राजनीतिक चेतना थी। अब आइए सर्वसाधारण वर्ग का जो तीसरा वर्ग था वो कृषक वर्ग था। कृषक लोगों की संख्या सर्वाधिक थी। ये संख्या में 2 करोड़ थे और कुल जनसंख्या का 80% थे। इनकी दशा बहुत अधिक शोचनीय थी। 18वीं शताब्दी में महंगाई के कारण भी इन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ा था। फ्रांस में कृषकों के 2 वर्ग थे, प्रथम स्वतंत्र किसान और दूसरे अर्धदास। स्वतंत्र किसान अपनी भूमि का मालिक हुआ करते थे, किंतु अर्धदास किसान अपनी इच्छा से अपनी मालिक जमींदार की भूमि को त्याग कर बाहर नहीं जा सकते थे। दोनों वर्ग के किसान कुलीनों के शोषण के शिकार थे। उन्हें राज्य, चर्च और जमींदार को अनेक प्रकार के कर और नजराने देने पड़ते थे। कर भुगतानों से किसानों की आमदनी का 80% भाग चला जाता था और इतना ही नहीं, उन्हें बेगारें करनी पड़ती थी। उन्हें जागीरदार की गेहूं पीसने की चक्की, शराब की भट्टी, रोटी सेकने के तंदूर और पुल तक का उपयोग करने के लिए निःशुल्क शुल्क देना पड़ता था। और जमींदारों का जो विशेषाधिकार कृषकों का अखरता था वह था शिकार करने का एक अधिकार। किसान और उसका परिवार भरपेट भोजन तक के लिए तरसते थे, किंतु जमींदार के हिरण, कबूतर आदि उनकी खड़ी फसलों को नाश कर दिया करते थे और वो इतने बेबस थे कि उन्हें भी वहां से हटा नहीं सकते थे। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसानों ने अपनी निम्न सामाजिक एवं आर्थिक दशा के प्रति उनमें भारी असंतोष था और एक दृष्टि से देखें तो किसानों के असंतोष का मुख्य कारण उनकी गरीबी न होकर सामंतों, कुलीन वर्ग द्वारा दिया जाने वाला उनको कष्ट और असुविधाएं थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस में सामाजिक असमानता थी और समाज के जो प्रथम 2 वर्ग थे उन्हें भारी सुविधाएं मिली हुई थी और तीसरा जो वर्ग था वो उसे किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं था, सभी सुविधाओं से वो वंचित था और उसके बावजूद भी उस सारे तरह के कर उसे चुकाने पड़ते थे। तो इस कारण से जनता में इस सामाजिक असमानता के विरुद्ध भारी असंतोष था, जो कि फ्रांस की क्रांति का एक कारण बना और इसीलिए मैरियट का कहना है कि जब क्रांति हुई तो सबसे पहले विशेषाधिकार से युक्त वर्गों, कुलीन एवं पुरोहित को ही समाप्त किया गया, उनके विशेषाधिकारों को ही समाप्त किया गया। अब आइए फ्रांस की क्रांति का तीसरा जो कारण था वो आर्थिक कारण, उसकी हम अब चर्चा करेंगे। फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक दयनीय थी। इस दयनीय अवस्था के लिए सरकार की फिजूल खर्ची के अतिरिक्त उसकी कर व्यवस्था भी बहुत अधिक जिम्मेदार थी। फ्रांस की राजकीय वित्तीय नीति ही गलत थी और इसी कारण से प्रोफेसर हेजन ने लिखा है कि सरकार आय के अनुसार व्यय करने के बजाय व्यय के अनुसार आय को निश्चित करती थी। राजा की व्यक्तिगत आय और राष्ट्र की आय में कोई अंतर नहीं था। राजा को अपने व्यक्तिगत कार्यों पर सरकारी कोष से धन व्यय करने का मनमाना अवसर मिल जाता था। राजा की विलासिता पर कोई अंकुश नहीं था। खर्चीले जो युद्ध फ्रांस के शासकों ने समय समय पर लड़े, उससे फ्रांस की स्थिति और भी कमजोर हो गई थी। और इस कारण से क्रांति से पूर्व प्रत्येक वर्ष लगभग 2.5 करोड़ डॉलर का घाटा फ्रांस को हो रहा था, जिसकी पूर्ति भारी ब्याज पर ऋण लेकर की जा रही थी। क्रांति से पूर्व कुल राष्ट्रीय आय का आधा भाग केवल ब्याज चुकाने में ही चला जाता था और अंत में तो नौबत ये आ गई थी कि लोग सरकार को कर्ज देने में ही आनाकानी करने लगे थे। फ्रांस की कर प्रणाली भी अव्यवस्थित व दोषपूर्ण थी। फ्रांस में विशेषाधिकारों की परंपराओं ने समाज के सर्वाधिक संपन्न लोगों को कर मुक्त कर रखा था। करीब 3 लाख कुलीन वर्ग और पादरियों के बीच समाज की अधिकांश संपत्ति बटी हुई थी। कुलीन वर्ग प्रत्यक्ष कर से मुक्त थे, लेकिन वे स्वयं कर लगा सकते थे। कर 2 प्रकार के थे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। भूमि कर, आयकर और जायदाद पर प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आते थे। कुलीन वर्ग और पादरी कुछ प्रत्यक्ष करों से मुक्त थे और शेष करों का भुगतान भी वे आंशिक ही किया करते थे, क्योंकि वे अपने प्रभाव का उपयोग कर लेते थे।
और जो करों का जो भार था वह कृषकों एवं सामान्य जनता पे ही पड़ता था। परोक्ष करों में मुख्यतः उन्हें नमक, शराब, तंबाकू आदि पर कर देने पड़ते थे। और इनमें से नमक कर, जो कि जिसे गेबल कहते थे, सबसे अधिक दुखदायी था। नमक के व्यापार का एकाधिकार एक कंपनी के पास हुआ करता था और कानून के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को वर्ष में 7 पौंड नमक अवश्य खरीदना पड़ता था। तो जहाँ फ्रांस में लोगों के पास खाने को रोटी नहीं होती थी, लेकिन उनको नमक अवश्य खरीदना पड़ता था, और अगर वो व्यक्ति निर्धारित मात्रा में नमक नहीं खरीदता था तो राज्य उसे दंडित करता था। जनसाधारण में विशेषतः किसानों को कई प्रकार के कर सामंतों को देने पड़ते थे। सामंतों को भूमि पे पड़ने वाले पुलों को पार करने के लिए एक निश्चित राशि देनी पड़ती थी। चर्च को उसे टाइट कर देना होता था, जो उपज का 10वां भाग था। तो इस प्रकार से जो लोग कर स्वयं नहीं चुकाते थे, उन्हें कर लगाने का अधिकार था, और सर्वसाधारण वर्ग इन करों के बोझ के नीचे फ्रांस में पूरी तरीके से दबा हुआ था। फ्रांस में कर वसूलने का ढंग भी बहुत त्रुटिपूर्ण था। करों को ठेके पर वसूल करने की प्रथा थी, और यह कार्य वहां पर ठेकेदार किया करते थे, जो कि किसानों से मनमाने कर वसूल करते थे। राजस्व का एक भाग वह खुद हड़प लिया करते थे। राज्य को आमदनी का केवल 60 से या 65% भाग ही मिल पाता था, और इसके अतिरिक्त कर वसूलने की प्रणाली भी बहुत खर्चीली थी, और कर वसूल करने में आय का 14% खर्च हो जाता था। देश की आर्थिक दुर्व्यवस्था को व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देकर भी सुधारा जा सकता था, किंतु फ्रांस में सरकार की वाणिज्य नीति भी इतनी अनियंत्रित और दोषपूर्ण थी कि उससे राज्य में उत्पादन एवं व्यापार का विकास संभव नहीं था। वस्तुओं के उत्पादन पर भी अभी तक मध्यकाल से चली आ रही श्रेणियों के नियंत्रण लगे हुए थे, और जो वस्तुएं उत्पन्न होती थी उसको देश में यानी फ्रांस में ही इधर उधर ले जाने के लिए प्रत्येक प्रांत की सीमा पर चुंगी देनी पड़ती थी, जिससे वह बाजार में बहुत महंगी बिकती थी। तो इस प्रकार क्रांति से पूर्व फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था खर्चीली, अव्यवस्थित एवं अन्यायपूर्ण थी, और वहां पर एक कहावत प्रचलित थी कि सावंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और जन सामान्य कर देता है। राज्य की जो आर्थिक स्थिति दिवालियापन की थी, दूरदर्शी शासकों ने फ्रांस में आर्थिक व्यवस्था को उस कगार पे लाकर छोड़ दिया था जहां उसके सुधार की कोई उपाय नहीं हो सकता था, और इन आर्थिक कारणों ने क्रांति को शीघ्र ही अवक्षेपित कर दिया। धन्यवाद।